नमस्कार भाइयों। आज का सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में आज का टॉपिक है चैप्टर 5 सेवरिटी इंडेक्स, गंभीरता सूचकांक। सेवरिटी इंडेक्स को जानने से पहले सेफ्टी स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है कि व्हाट इज सेफ्टी स्टैंडर्ड। सुरक्षा मान क्या होता है? इट इज एन इंटरनेशनल एक्ट to save the person and property. It is called safety standard. आदमी या संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अधिनियम बनाया गया है, उसी को आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड कहते हैं, उसी को सुरक्षा मान कहा जाता है। अब दूसरा सवाल ये है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सेवरिटी इंडेक्स? गंभीरता सूचकांक का क्या महत्व है? सेवरिटी इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? एनी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस जनरली यूज सेवरिटी टू डिटरमाइन जस्ट हाउ क्रिटिकल और सीरियस द इफेक्ट्स ऑफ एन इंजुरी और इलनेस कैन बी. दिस कैन इंडिकेट एन ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी परफॉर्मेंस. कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलते हैं, आमतौर पर सेवरिटी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि कंपनी में किस टाइप का सेफ्टी परफॉर्मेंस चल रहा है, सेफ्टी किस टाइप का फॉलो कर रहा है। उसी के आधार पर यह सेवरिटी निर्धारित करता है कि उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का सेफ्टी फॉलो कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सिनेमा घर में फिल्म को चालू करने से पहले एक कास्टिंग दिखाया जाता है, उसके लिए एक ट्रेलर दिखाया जाता है कि ये फिल्म इस टाइप का, उसका निचोड़ दिखाया जाता है फिल्म का, जो इस टाइप का फिल्म है वो ट्रेलर में दिखा दिया जाता है। फिल्म चालू करने से पहले कास्टिंग दिखाया जाता है। उसी तरह सेफ्टी व्यू से किसी भी संगठन में, कंपनी में एक्सीडेंट होने के बाद का परिणाम सेवरिटी इंडेक्स के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है कि फलाना जगह इतना एक्ट लगा है, इतना सेवरिटी हुआ है। तो एक्सीडेंट होने के बाद का परिणाम, उसमें क्या इफेक्ट होगा आदमी पर, क्या ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट होगा और क्या सेफ्टी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसको पहले ही सेवरिटी इंडेक्स के द्वारा ये संकेत दे देता है। यही इसका महत्व है सेवरिटी इंडेक्स का। व्हाट इज सेवरिटी इंडेक्स? गंभीरता सूचकांक क्या है? इट इज एन एवरेज वायलेशन पॉइंट चेक बाय ऑडिटर. यह एक परिभाषित गंभीर चोट का परिणाम है। किसी को चोट लगेगा तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगा, उसको सेवरिटी इंडेक्स के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद का परिणाम एक्सीडेंट होने से पहले ही संकेत दे देता है। अब हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेवरिटी इंडेक्स, गंभीरता सूचकांक जो है कितने प्रकार के होते हैं। There are 5 types of severity index like, एग्जाम्पल में आ जाता है वायलेशन 1. अब वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, जो सेफ्टी रूल रेगुलेशन को, सुरक्षा प्रणाली और अधिनियम को जो तोड़ता है, वायलेशन, उल्लंघन, तो वायलेशन 1 में आ जाता है। अनटिडी, पुअर हाउसकीपिंग, अव्यवस्थित खराब गृह व्यवस्था, या समझिए या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाला जगह
सही हाउसकीपिंग नहीं किया गया है। तो किस टाइप का हाउसकीपिंग? खराब गृह व्यवस्था है। तो जहां पर काम करने वाला जगह खराब है, खराब का मतलब उतना खराब नहीं है, खराब भी दो तरह का होता है। एक सिर्फ वायलेशन 1 में आता है सिर्फ पेपर, प्लास्टिक एंड डस्ट। जहां पर पेपर, प्लास्टिक, डस्ट, कटा फटा बोरी रखा हुआ होगा, वो आपको सेवरिटी कहते हैं का भाई सेवरिटी 1 बोला जाता है, उसको वायलेशन 1 में रखा गया है। गंभीरता सूचकांक वहां 1 लगाया जाता है। दूसरा आ जाता है वायलेशन 2। दूसरा हो गया अनटिडी एक्सेस ब्लॉक्ड सेट्स ए बैड एग्जाम्पल। अव्यवस्थित पहुंच को काला करना एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहुंच तो गड़बड़ है ही, वो तो ये वायलेशन 1 में बताया गया है, पेपर, प्लास्टिक, डस्ट फेंका हुआ है। उसके अलावा उससे अधिक एक्सेस ब्लॉक्ड, कहने का मतलब आने जाने वाला रास्ता पर सामान रखा हुआ है, वो वायलेशन 2 में आता है। सेवरिटी 2 वहां लगाया जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर एक्सेस ब्लॉक्ड का मतलब यही है, आने जाने वाला रास्ता में रुकावट है। अब किस तरह का रुकावट है ये भी दिखा जाता है। टू ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ कमिंग एंड गोइंग, आने जाने वाला रास्ता पर सामान रखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, एनी मटेरियल हैज नॉट बीन प्लेस्ड प्रॉपरली, कोई भी सामान सही तरीका से स्टैकिंग करके नहीं रखा गया है, इस टाइप का भी खराबी आ सकता है। और एंड में दे दिया है। और तीसरा एग्जाम्पल में, देयर इज ए सेफ्टी बैनर प्रॉब्लम ऑन द वर्किंग एरिया, काम करने वाला जगह में, कंस्ट्रक्शन लाइन में सेफ्टी बैनर का प्रॉब्लम है। सेफ्टी बैनर का प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी साइन बोर्ड नहीं रखा हुआ है। अब यहां हॉट वर्क हो रहा है, हॉट वर्क के लिए सेफ्टी साइन बोर्ड चाहिए। हॉट वर्क के वेल्डिंग के लिए या गैस कटिंग के लिए साइन बोर्ड, उस बोर्ड को बोला जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है ये अनसेफ हो रहा है और ये सेफ हो रहा है। वही हो गया आपका सेफ्टी बैनर प्रॉब्लम। वो एग्जाम्पल 2, सेवरिटी 2 के अंदर आता है। अब हो गया वायलेशन 3, उल्लंघन 3, रूल एंड प्रोसीड्योर वायलेशन, लाइक द ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, unsafe act like PPEs, unsafe practice and potential injury etc. वायलेशन 3 रूल एंड प्रोसीड्योर वायलेशन का अर्थ होता है सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करना। सुरक्षा नियमों और जो भी बनाया गया है सुरक्षा नियम और प्रक्रिया, उसका उल्लंघन करना, उसको नहीं मानना, वायलेशन 3 में आता है। जिससे अनसेफ एक्ट हो गया। अनसेफ एक्ट 2 तरह का होता है। एक आ जाता है पीपीज में आ जाता है, निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया, वो भी अनसेफ एक्ट आता है। दूसरा आ जाता है अनसेफ प्रैक्टिस। अनसेफ प्रैक्टिस उस प्रैक्टिस को बोला जाता है जो मशीन में गड़बड़ी है, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन या प्लाई कटिंग मशीन में गार्ड लगा हुआ नहीं है, फिर भी उसको आदमी चला रहा है, ये अनसेफ प्रैक्टिस में आ जाता है। और आपका तीसरा आ जाता है पोटेंशियल इंजुरी, संभावित चोट उसमें कितना आएगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये आ जाता है वायलेशन 3 के अंदर जाता है। तो एग्जाम्पल में हो गया नॉट यूजिंग पीपी, वर्किंग ऑन अनप्रोटेक्टेड मशीन, बिना सुरक्षा वाली मशीन में काम करना। वायलेशन 3 में मैं ये भी बता रहा हूं,
काम करने वाला किसी भी मशीन में मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली उसमें खराबी है, फिर भी उस मशीन को आदमी जानबूझकर चला रहा है, वही अनसेफ प्रैक्टिस में आ जाता है। जो एग्जाम्पल के तौर पर नॉट यूजिंग पीपीईज एंड वर्किंग ऑन अनप्रोटेक्टेड मशीन, बिना सुरक्षा वाली मशीन में काम करना। उसके बाद आता है वायलेशन 4, उल्लंघन 4, उल्लंघन 4, सेवरिटी 4। देखिए अब किसमें लगाया जाता है। अनसेफ कंडीशन, सीरियस हजार्ड्स कैन कॉज सीरियस इंजूरी इफ नॉट करेक्टेड। काम करने वाला जगह असुरक्षित है, उस असुरक्षित जगह को अगर ठीक नहीं करेगा, उसको अगर सही नहीं करेगा तो किसी भी समय सीरियस हजार्ड्स हो सकता है, सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। वो आ जाता है, आप वायलेशन 4 में आ जाता है। कहने का मतलब है जो ऐसा असुरक्षित जगह जहां पर आदमी को काम करने से कभी भी एक्सीडेंट और सीरियस हजार्ड्स हो सकता है, अगर उस असुरक्षित जगह को अगर ठीक नहीं किया गया तब उसको सीरियस हजार्ड और कभी भी घटना या दुर्घटना वहां पर हो सकती है। वो वायलेशन 4 के अंदर आता है, सेवरिटी 4 वहां लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूं। नो हाइट प्रोटेक्शन इन स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर, काम करने वाला जगह पर कि हाइट में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, नो हैंडलिंग है, नो लाइफलाइन बंधा हुआ है, आदमी कभी भी उस पर से गिर सकता है। दूसरा हो गया नो बैरिकेडिंग इन वर्किंग एट हाइट। ऊंचाई पर काम करते समय कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया है जिसके कारण आदमी कभी भी गिर सकता है। ऐसे जगह में वायलेशन 4, सेवरिटी 4 लगाया जाता है, उल्लंघन 4 लगाया जाता है। तीसरा उदाहरण हो गया नो प्रोटेक्शन इन एक्सकैवेशन पिट। गड्ढा के अंदर कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है, वो आ जाता है आपका वायलेशन 4 के अंदर। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, गड्ढा के अंदर सॉइल कभी भी कोलैप्स करके आदमी के ऊपर गिर सकता है, आदमी नुकसान हो सकता है, वो आ जाता है सेवरिटी 4 के अंदर। पुअर इल्यूमिनेशन इन द वर्क प्लेस। काम करने वाला जगह में लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं है, ये भी वायलेशन 4 के अंदर आता है। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वायलेशन 4 अनसेफ कंडीशन में लगता है। अनसेफ कंडीशन में नो हाइट प्रोटेक्शन इन स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सुरक्षा हाइट प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। नो बैरिकेडिंग इन वर्किंग एट हाइट, वर्किंग हाइट में बैरिकेडिंग नहीं किया गया है। नो प्रोटेक्शन इन स्कैवेशन पिट, गड्ढा के अंदर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया है। और पुअर इल्यूमिनेशन इन द वर्क प्लेस, काम करने वाला जगह में लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं है। और निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग जो आप बताए वायलेशन 3 में लगता है। अगर हाइट में आदमी 1 पर्सन वर्किंग एट हाइट विदाउट सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग, अगर हाइट में सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेगा, सेफ्टी बेल्ट का एंकरिंग नहीं करेगा, वो भी वायलेशन 4 के अंदर आ जाता है। वायलेशन 4, सेवरिटी 4 क्लियर हो गया। वायलेशन 5 उसके बाद आता इमीडिएट सीरियस इंजूरी पोटेंशियल, स्टॉप वर्क एंड करेक्ट इमीडिएटली कैन कॉज सीरियस इंजूरी और डेथ। सेवरिटी 5 वहां पर लगाया जाता है, वायलेशन 5, जहां पर आदमी को डेथ होने का चांस है, फेटिलिटी होने का चांस है, वहां पर सेवरिटी 5 लगाया जाता है। इसमें यह बताया जाता है सेवरिटी 5 में तत्काल, अभी तुरंत गंभीर चोट और
डेथ होने का चांस है, आदमी को फेटिलिटी होने का चांस है, जिसके लिए अभी तुरंत काम को बंद करना है और इमीडिएट, अगर इसको सही नहीं किया गया, इमीडिएट कैन कॉज सीरियस इंजरी और डेथ। अगर इसको करेक्ट इमीडिएटली, अगर इसको तुरंत ठीक नहीं किया गया तो कभी भी सीरियस इंजरी और फेटल डेथ आदमी का हो सकता है। ये हो गया आपका सेवरिटी 5, वायलेशन 5 में आता है। अभी तत्काल तुरंत आदमी का गंभीर चोट और फेटिलिटी हो सकता है, इसके लिए अभी काम तुरंत बंद करना है और बंद करके इसको अगर इसके गड़बड़ी को अगर तुरंत ठीक नहीं किया गया तो कभी भी सीरियस इंजरी, गंभीर चोट और आदमी का जान जा सकता है। वो आ गया है वायलेशन 5। एग्जाम्पल में 1 आता है। एग्जाम्पल, देयर वाज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट। ऊंचाई में काम कर रहा था लेकिन उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। नो लाइफ लाइन दिया गया है, कहने का प्रोटेक्शन है, नो बैरिकेडिंग किया गया। अब उतना हाइट है, उसका रिस्क अधिक हो गया, इसलिए वो आदमी उतना हाइट पर से अगर गिरेगा तो गंभीर चोट, हाथ पांव टूट सकता है और आदमी खत्म भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण हो गया लॉग प्रोटेक्शन लाइक लाइफ लाइन नॉट फाउंड ऑफ वर्कमैन। आदमी को काम करने के लिए सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए वहां पर जीवन रक्षक डोरी, लाइफ लाइन नहीं लगाया गया। नो प्रोटेक्शन अंडर एक्सकैवेशन पिट, गड्ढा के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। इसमें आपको ये हो जाएगा कि प्रोटेक्शन नहीं है और मिट्टी जो खोदा गया है उसमें स्लोपिंग नहीं है, अनसेफ कंडीशन है, जिसके कारण कभी भी मिट्टी कोलैप्स होकर के आदमी के ऊपर गिर सकता है और आदमी गारंटी वो खत्म हो जाएगा। पुअर इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग हाइट वर्क, काम करने वाला जगह में लाइटिंग व्यवस्था नहीं है तो सेवरिटी 4 लगाया जाएगा। लेकिन अगर वर्किंग एट हाइट में काम हो रहा है और पुअर इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग हाइट वर्क में अगर पुअर इल्यूमिनेशन है, कम लाइटिंग व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं के बराबर है, तो भी वहां पर आदमी गिर करके खत्म हो सकता है, डेथ हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकता है। वहां पर वायलेशन 5 लगाया जाता है। ऐसा जगह जहां पर हो, जहां आदमी गिर करके खत्म हो सकता है, हाथ पांव टूट सकता है, वहां पर काम को बंद कीजिए और उसको इमीडिएट तुरंत तत्काल ठीक कीजिए और ठीक करने के बाद काम कीजिए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर ठीक तुरंत नहीं करते हैं काम बंद करके, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये आपका वायलेशन 5 में आता है। तो हम लोगों का जैसे आदमी नाप तोल करता है, लीटर का, जैसे दूध को नापने के लिए लीटर आता है, ठोस मटेरियल को नापने के वजन करने के लिए किलोग्राम आता है, वैसे सेफ्टी में, सेफ्टी वायलेशन को नापने के लिए हम लोगों का यही सेवरिटी आता है। वायलेशन 1 से 5 तक आता है। इसी के द्वारा हम लोग कहीं भी वायलेशन लगाएंगे, सेवरिटी लगाएंगे और इसी के आधार पर आगे मैं बताऊंगा को रिस्क असेसमेंट कितना है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार भाइयों, आज का टॉपिक है चैप्टर 6, हाउ टू क्रिएट JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस कैसे बनाया जाता है, काम सुरक्षा विश्लेषण कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बिना सस्पेंस का इसको आज पूरा करना है। इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात यह है, कितना भी आप सेफ्टी में पढ़ लीजिए, कितना भी आ जाए, एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए, लेकिन आपको जब तक JSA बनाना नहीं आता है तब तक आपके काम का वैल्यू, सेफ्टी प्रोफेशनल का वैल्यू बिल्कुल नहीं। एक जगह इंटरव्यू में 5000 आदमी पहुंच गया,
गुजरात में। वहां पर यही तय किया गया, जिसको जेएसए बनाने आता है उसी को लिया जाएगा। तब क्या किया, तो आदमी को बुलाया गया, एक एक करके सबको बोला जेएसए बनाइए। उसमें जितना सफल रहा जेएसए बनाने में, उसी को फिर इंटरव्यू लिया, बाकी को वहीं पर छांट दिया। जैसे आदमी सेफ्टी में जीवित रहता है, सेफ्टी सुरक्षा देखता है, वैसे ही सेफ्टी का ये सांस लेने वाला एक तरह का नोज है, ये नाक है, जिससे हम लोग सांस रहते हैं और जीवित रहते हैं। उसी तरीका से प्रोफेशनल सेफ्टी में जेएसए बनाना उतना ही जरूरी है। उसी पर पूरा काम जो है सेफ रखा जाता है और उसी के आधार पर पूरा इंडिया में भी चल रहा है। रिलायंस हो, टाटा स्टील हो, एल&टी हो, जिंदल हो या एनटीपीसी हो, सब जगह यही फॉलो किया जाता है। इसमें पहला सवाल आ जाता है, व्हाट इज जेएससी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, काम सुरक्षा विश्लेषण क्या है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए रिटन प्रोसीड्योर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल hazards and their control measures present in each step of the job। ये जो है, काम के प्रत्येक चरण में संभावित खतरे को पहचाना जाता है और खतरा को दूर करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल मेजर दिया जाता है, प्रिकॉशन सावधानी दिया जाता है। वही हो गया जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। दूसरा हो जाता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ जेएसए, काम सुरक्षा विश्लेषण का क्या महत्व है, ये क्यों बनाया जाता है जेएसए, इसका मुख्य काम क्या है, इसका महत्व क्यों है? तो इसके बारे में मैं बोल सकता हूं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स बिफोर ए स्टार्ट एनी साइट एंड लोकेशन which is include nature of job, identify the job, analyze the of job, identify the hazards, and corrective action should be taken. It is prepared, approved and reviewed by top management। कोई भी नया साइट या स्थान पर काम चालू होने से पहले यह एक ऐसा लीगल और रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें किस टाइप का काम चलेगा, उसको काम के पहचान की जाती है, काम के एक्टिविटी को प्रत्येक एक्टिविटी में, सब एक्टिविटी में बांटा जाता है, उसमें कौन सा हजार्ड है, खतरा है, उसको पहचान किया जाता है और लास्ट में करेक्टिव एक्शन देकर उसको कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से यह जॉब सेफ्टी एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अनुमोदन किया जाता है और अप्रूव्ड भी किया जाता है। तीसरा हो गया, व्हाट इज द मेथड ऑफ जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए बनाने की विधि क्या है? जेएसए बनाने की विधि जो होता है, there are 4 methods of preparing a job safety analysis। यह 4 विधि से ये जेएसए 4 स्टेपों से तैयार किया जाता है। इसमें पहला हो जाता है जॉब आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्ट द जॉब, कौन सा टाइप का काम चल रहा है जो बताए, उस काम को चुनना, पहचान करके चुनना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वर्क एक्टिविटी हो गया, एक्सकैवेशन हो गया, हॉट वर्क हो गया, सेटरिंग डिसेटरिंग हो गया, लिफ्टिंग, कंक्रीटिंग, स्कैफोल्डिंग वर्क एंड वर्किंग एट हाइट हो गया। ये हो गया आपका जॉब आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हो गया जॉब एनालिसिस, काम को विस्तार रूप में विश्लेषण करना है। ब्रेक डाउन द जॉब इनटू सक्सेसिव मेथड, व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस टास्क। जॉब एनालिसिस, इसमें काम को विस्तार रूप में स्टेप बाय स्टेप विभाजित करना है
और एक्टिविटी को, सब एक्टिविटी में, कार्य गतिविधि को उपकार्य गतिविधि में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जैसे व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू कंप्लीट दोस टास्क, कोई भी एक्टिविटी हो जीएसए में, चाहे एक्सकैवेशन हो, वर्किंग एट हाइट हो, शटरिंग डिसर्टिंग हो, कंक्रीटिंग हो, उसमें सबसे पहले तो पहला हुआ वर्क एक्टिविटी। तो वर्क एक्टिविटी क्या होगा? तो वर्क एक्टिविटी हो गया आपका एक्सकैवेशन, मान लीजिए, तो हो गया पहला वर्क एक्टिविटी। उसमें काम को पूरा करने में क्या क्या चीज लगेगा? तो किसी भी काम को पूरा करने में 4 चीजों की जरूरत होती है, 4 थिंग्स। पहला हो गया मेन, आदमी की जरूरत होती है। दूसरा हो गया, अब आदमी में हो गया राम, श्याम, गौतम, सीता, लक्ष्मण, जो भी बोलिए, आदमी हो गया। स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड, फोरमैन, इंजीनियर, सब आ गया। दूसरा में आ गया मटेरियल। मटेरियल में आपका हो जाता है स्टील मटेरियल हो, सॉइल मटेरियल हो, केमिकल मटेरियल हो, वुडन मटेरियल हो, वो मटेरियल आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट। आपका कौन सा इक्विपमेंट उसमें यूज होगा? अगर मोबाइल इक्विपमेंट होगा, चलने वाला गाड़ी का यूज होगा, या लिफ्टिंग इक्विपमेंट होगा, या पावर टूल्स होगा, या लिफ्टिंग टूल्स होगा, वो आ गया आपका इक्विपमेंट हो गया। और लास्ट में आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हो गया आवर सराउंडिंग एरिया एंड एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में वर्किंग एरिया को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने का विभाग इसलिए है, जो अगर मैं यहां हूं तो 0 लेवल पर हूं। 0 लेवल का हजार्ड्स अलग होता है खतरा, इसमें स्लिप टिप फॉल होता है, हाउसकीपिंग गड़बड़ी होगा। माइनस लेवल है तो आपका एक्सकैवेशन हो गया, तो fall of person, fall of material into the excavation pit। अगर प्लस लेवल है तो वर्किंग एट हाइट हो गया, तो वर्किंग एट हाइट में का हजार्ड्स हो गया, fall of person फ्रॉम हाइट, fall of material फ्रॉम हाइट, ऊंचाई पर से आदमी को गिरना, ऊंचाई पर से मटेरियल का गिरना, और वर्किंग प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी होना, वो हो गया। इसलिए यहां 4 चीजों की जरूरी होती है। तो मेन हो गया मटेरियल, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, वर्किंग प्लेस में आ गया। किसी भी काम को पूरा करने में 4 चीजों की जरूरत होती है। 4 ही तरह के खतरा को आप देखते हुए, इसी खतरा से आपका पूरा जीएसए बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरों की पहचान करना। किस टाइप का काम चल रहा है, उसमें किस टाइप का खतरा है, और कितना खतरा है, उसमें कितना इंजुरी है, इसका पता लगाना ही हजार्ड आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। खतरा का पता लगाने के लिए एक तरीका है 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड्स। खतरों की 6 दिशा, वर्क एरिया को 6 दिशा को देखना जरूरी है। जैसे लुक अप, लुक डाउन, लुक अराउंड, लाइक लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दायां बायां, यही हो गया 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड्स। खतरों की 6 दिशा देखना, इसमें आपका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरों की पहचान आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है व्हाट आर टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, खतरा कितने तरह का होता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, 8 तरह का खतरा पूरा दुनिया में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जितना भी वर्क एक्टिविटी है उसमें 8 ही तरह का हजार्ड्स होता है, खतरा आता है। जिसमें पहला हो गया फिजिकल हजार्ड्स, शारीरिक खतरा। फिजिकल हजार्ड्स आदमी का खतरा हो जाता है डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन, हीट, स्मोक। डस्ट सांस द्वारा, नाक द्वारा अंदर जाने का खतरा, जिससे फेफड़ा खराब हो जाता है। वाइब्रेशन, कंपन से शरीर नुकसान हो जाता है, शरीर में दर्द होता है।
गर्मी से हीट लग जाता है और किसी विषैला पदार्थ को स्मोक सूंघने से या नाक द्वारा अंदर जाने से भी फेफड़ा लेंस सब खराब हो जाता है। फिजिकल हजार्ड्स में फिजिकल इंजरी आ जाता है, आई इंजरी, बर्न इंजरी और कट इंजरी होता है। ये हो गया आपका फिजिकल हजार्ड्स। दूसरा हो गया मैकेनिकल हजार्ड्स, मशीनरी खतरा। जो भी मशीन चल रहा है उस मशीन में मूविंग पार्ट्स में गार्ड्स एंड टूल्स, उसमें गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए और जो भी इक्विपमेंट को, जो भी मशीनरी चल रहा है उस मशीनरी में क्या क्या खतरा है वो हो गया आपका मैकेनिकल हजार्ड्स। तीसरा आ जाता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बिजली का खतरा। बिजली के खतरा में दो ही तरह का खतरा आता है, वायरिंग और सेफ्टी डिवाइस। वायरिंग का गड़बड़ी रहेगा और सेफ्टी डिवाइस लाइक में आ जाता है एग्जाम्पल ELCB, RCCB, MCB, अर्थिंग, वायरिंग प्रॉब्लम और शॉक लगने का खतरा हो जाता है। तो शॉक लगने का आदमी को बिजली के खतरा से बचाने के लिए वायरिंग और सेफ्टी डिवाइस जो भी है उसका खतरा आ जाता है। चौथा आ जाता है रेडिएशन हजार्ड्स, चमक विकिरण का खतरा हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज फॉर वेल्डिंग एंड एक्सरे रेडिएशन फॉर रेडियोग्राफी टेस्ट। रेडिएशन हजार्ड्स जो है, जो वेल्डिंग करने में अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलता है वो भी शरीर को नुकसान करता है और अंदरूनी आदमी का अंदरूनी सेक्स प्रॉब्लम का भी खतरा हो जाता है, आई का हो जाता है, ईयर प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा एक्सरे रेज, रेडियोग्राफी टेस्ट में जो एक्सरे रेज निकलता है, नॉन आयोजेनिक रेडिएशन और आयोनेजिंग रेडिएशन आता है, वो दोनों रेडिएशन भी शरीर को बहुत बड़ा नुकसान करता है। ये हो गया आपका रेडिएशन हजार्ड्स। पांचवा हो गया केमिकल हजार्ड्स, इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी कह सकते हैं, रासायनिक खतरा और व्यावसायिक खतरा। एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, जो भी विषैला पदार्थ होता है, केमिकल पदार्थ होता है, वो तीन तरह का होता है। पहला हो गया लिक्विड, हो गया तरल पदार्थ, पानी जैसे हो गया। दूसरा हो गया गैस, हो गया गैस टाइप का होगा। और तीसरा हो गया ठोस होता है। व्यावसायिक खतरा में इंटर द बॉडी बाय मीन्स इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, इंगेशन ऑफ माउथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्किन कॉन्टैक्ट। केमिकल हजार्ड्स है, ये सांस द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है, मुंह द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है और स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा स्किन में के संपर्क निकट में आने से भी ये स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। ये हो गया आपका केमिकल हजार्ड्स, रासायनिक खतरा। छठा हो गया इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, वातावरणीय खतरा। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गया आवर सराउंडिंग एरिया एंड एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे चारों ओर के वातावरणीय क्षेत्र को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें आपका हीट स्ट्रेस, इमिशन एंड स्पाइस, तापमान और गर्मी का तनाव आदि आता है। प्रोड्यूस्ड दैट पोल्यूटेड दैट अर्थ लाइक ग्राउंड वाटर, वेस्ट वाटर और लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स में ये भी आ जाता है जो किसी तरह का गंदगी पदार्थ को कहीं फेंक देने से या फूड, वेजिटेबल ETC को फेंक देने से तीन तरह का प्रॉब्लम होता है। जमीन पर फेंक देने से लैंड पोल्यूशन खराब हो जाता है, पानी में फेंकने से वाटर पोल्यूशन हो जाता है और कहीं भी फेंकने से तीसरा एयर पोल्यूशन हो जाता है, वो वातावरण को दुर्गंधित कर देता है और जो शरीर को नुकसान करता है वो हो गया आपका इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गया। सातवां होगा बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक खतरा। बायोलॉजिकल हजार्ड्स इज ए हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज ए प्रेजेंट डंपिंग मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। बायोलॉजिकल जैविक खतरा ये भी लगभग इन्वायरमेंटल हजार्ड से ही मिलता जुलता खतरा है।
बायोलॉजिकल हजार्ड्स वो हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम इसमें भी होता है, किसी भी मटेरियल को कहीं भी फेंक देने से, फूडिंग मटेरियल हो, केमिकल मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो, उसको फेंक देने से बैक्टीरिया वायरस फैल जाता है, वो बैक्टीरिया वायरस शरीर को नुकसान करता है, वो हो गया बायोलॉजिकल हजार्ड्स। और आठवां होगा एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स, इर्गो बॉडी पोस्चर्स एंड विजिबिलिटी। दो एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स उस हजार्ड्स को बोला जाता है, ये डेफिनेशन के आधार पर बोल रहा हूं, एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स, बॉडी पोस्चर्स एंड विजिबिलिटी, दो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड देयर इन्वायरमेंट, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क टास्क। काम करने वाला जो आदमी कोई भी काम कर रहा है, इसमें वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कंप्यूटर चलाना। तो कोई भी आदमी काम कर रहा है तो आदमी उसका काम, उसका जगह, उसका इक्विपमेंट के बीच के संबंध को, बीच के रिलेशनशिप को एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स बोला जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर चलाएगा, दिन भर चलाएगा, उसको ये दर्द करेगा, ये दर्द करेगा, बैक इंजरी हो जाएगा, ये सब आ जाता है आपको एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स, बॉडी पोस्चर्स एंड विजिबिलिटी। और इसका इंजुरी हो जाता है, बैक इंजुरी, आर्म पेन, नी पेन ETC आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स एंड PPEs। एक तरफ हो गया वर्क एक्टिविटी, दूसरा तरफ हो गया हजार्ड्स, और तीसरा में लास्ट में आ जाता है रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा देना और निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना, ये आ जाता लास्ट में। ये ध्यान से सुन लीजिए, इन दिस द रिस्क हैज टू बी रिड्यूस्ड to a present by taking necessary safety measures. If it does not happen, so it has to be controlled by preventive and corrective control measures. जितना तरह का भी हजार्ड्स है, उस हजार्ड्स को आवश्यकता अनुसार आप सुरक्षा देकर, PPE निजी सुरक्षा उपकरण पहनाकर उस हजार्ड को घटाकर 0% कर देना है। और अगर वो खतरा, वो हजार्ड्स 0% नहीं हुआ तो दोबारा कोरेक्टिव एक्शन देकर, प्रिवेंटिव एक्शन देकर, या तो दोनों एक्शन देकर उसको हजार्ड्स को घटाकर 0% कर देने को ही हम JSA बोला जाता है। उसी को जॉब सेफ्टी एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल के आधार पर मैं दे दिया हूं वर्क एक्टिविटी क्या है, एक्सकैवेशन है। एक्सकैवेशन में को सब एक्टिविटी में बांटिएगा, जॉब एनालिसिस कीजिएगा तो मेन मटेरियल, इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट हो जाता है, जिसमें हो गया एक्सकैवेशन हो गया, आदमी का जरूरत पड़ेगा, मटेरियल में सॉइल हो गया, और इक्विपमेंट में एक्सकैवेटर हो गया। वो एक्सकैवेशन गड्ढा हो गया, पिट हो गया, और एक्सकैवेशन जब ये हो गया तो उसमें पानी भरेगा तो डिवाटरिंग हो जाएगा। ये हो गया वर्क एक्टिविटी। उसका हजार्ड्स हो गया fall of person and fall of material and fall of equipment into the excavation pit and इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बिजली का खतरा होगा, क्योंकि यहां पर डिवाटरिंग पंप चलेगा तो बिजली का खतरा होगा। अब देखिए रिक्वायर्ड सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स में, करेक्टिव एक्शन में, प्रिवेंटिव एक्शन में क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले तो PPEs, हार्ड बैरिकेडिंग, TBT,
फ्लैगमैन, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आ जाता है ईएलसीबी, आरसीसीबी, फ्यूज, अर्थिंग, वायरिंग, और इसका खतरा हो गया, हजार्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल हजार्स में हो गया इलेक्ट्रिकल शॉक। उसके बाद एक्सकैवेटर का गड़बड़ी देखा जाता है, तो एक्सकैवेटर सही चेकिंग करना चाहिए, ड्राइवर चेकिंग करना चाहिए, ड्राइवर्स चेकिंग, ड्राइवर का एसडीपी सेफ ड्राइविंग पास आता है, ये चेक कर लेने से, उसका गाड़ी चेक करने लेने से ये आपका एक्सकैवेशन वर्क एक्टिविटी हजार्स एंड प्रिकॉशन जीएसए पूरा समझिए, जो एक्सकैवेशन का खत्म हो गया। अगर आप लोग बोलिएगा तो बाद में मैं जीएसए को अलग अलग टाइप के से वर्क एक्टिविटी के मुताबिक उसको बना करके दिखा दूंगा। ये हो गया जीएसए, ये आना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, नमस्कार भाइयों। आज का टॉपिक है चैप्टर 2, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। चैप्टर 2 में बताया गया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। हमको एक जगह इंटरव्यू में पूछ दिया गया, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है। तो मैंने बोल दिया जो टीबीटी करा रहा हूं। तो टूल बॉक्स तो कौन देता है, बोला मैं देता हूं। ये मैंने गलत बोल दिया था। टूल बॉक्स स्टॉक जो है इंजीनियर देता है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए पेपटॉक, पर्सनल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, निजी उपकरण सुरक्षा, ये सेफ्टी ऑफिसर देता है। जो मैंने गलती किया और भूल किया, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को 7 भागों में विभाजित किया गया है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है गिव द ट्रेनिंग टू साइट वर्कर्स। काम करने वाले मजदूरों को, वर्कर को सबसे पहले ट्रेंड करना जरूरी है और ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसमें आई कंडक्ट, इसके उत्तर में बताया जाता है, जवाब में, आई कंडक्ट एंड पार्टिसिपेटिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग लाइक सेफ्टी इंडक्शन, टीबीटी ट्रेनिंग, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इमरजेंसी प्लान, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग एंड फास्टेड ट्रेनिंग ईटीसी। मैं सभी तरह का ट्रेनिंग आयोजित करता हूं और उसमें भाग लेता हूं। जैसे सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग को सुरक्षा प्रेरक ट्रेनिंग बोला जाता है, टीबीटी को टूल बॉक्स स्टॉक बोला जाता है, इमरजेंसी प्लान, किसी तरह का गड़बड़ी साइड में हो गया तो इमरजेंसी प्लान आपका क्या है। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग एक दिया जाता है, जो इट इज एन इमरजेंसी रहल सहल। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग दिया जाता है किसी तरह का गड़बड़ी होने पर। वैसे इस सब को मैं विस्तार में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस सब पर ध्यान देना आप लोगों को जरूरी है। दूसरा हो गया प्रोवाइड वर्क परमिट, पीपीईज एंड वेलफेयर फैसिलिटीज बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। काम चालू करने से पहले
काम चालू, साइट पर काम चालू करने से पहले वर्क परमिट देता हूं, इंश्योर कराता हूं, पीपीजी इंश्योर कराता हूं और वेलफेयर फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराता हूं। इसके उत्तर में बताया गया है, जवाब में मैं ये बोल सकता हूं, आई इंश्योर वर्क परमिट, पीपीज एंड वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड एट साइट ऑन द वर्क प्लेस थ्रू लाइन मैनेजर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। मैं लाइन मैनेजर के द्वारा, साइट इंचार्ज के द्वारा वर्क परमिट इंश्योर कराता हूं, पीपीई निजी सुरक्षा उपकरण इंश्योर कराता हूं और वेलफेयर फैसिलिटीज भी इंश्योर कराता हूं, सुनिश्चित करता हूं, जिसमें वेलफेयर फैसिलिटीज में आ जाता है आपका वॉशिंग फैसिलिटी, पीने का पानी हो गया, रेस्ट शेड, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, ये सब आता है। तो दूसरा में हो गया ये चीज। तीसरा में हो गया चेक द साइट इक्विपमेंट। साइट की इक्विपमेंट को चेक करता हूं, जो भी इक्विपमेंट चल रहा है उसको हम लोग चेकिंग करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। तीसरा में बताया गया है, इसके जवाब में बताया गया है, आई प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ written documents and follow them based on the checklist। मैं चेकलिस्ट के आधार पर प्रत्येक तरह का डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूं साइड में होने वाले, लाइक जीएसए, लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स, रिस्क असेसमेंट शीट, पावर टूल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, lifting tools and tackles, mobile equipments, and working at height, and excavation, etc। अब जो मैंने बताया जीएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का भी अलग अध्याय, अलग चैप्टर है, वर्क परमिट का भी अलग चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट शीट का अलग चैप्टर है। ये सबको बारे में सोचने का अभी जरूरी नहीं है, पहले आप इस बातों पर ध्यान दीजिए। अभी का जो पॉइंट है उसमें आगे और जो भी बचा हुआ रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। मैं सभी प्रकार के रिटन डॉक्यूमेंट्स, लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूं और चेकलिस्ट के आधार पर उसको फॉलो करता हूं, जिसमें साइड में जितना भी इक्विपमेंट चल रहा है उस इक्विपमेंट को चेकिंग करता हूं चेकलिस्ट के आधार पर। वही हो गया इंस्पेक्शन, हो गया चेक द साइट इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन, उसी आधार पर हो गया। चौथा हो गया सिक्योर द साइट थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइट को ठीक करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। आई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आउटसाइड and identify unsafe act and unsafe condition and take immediate corrective action। मैं साइट पर लगातार विजिट करता हूं, जिसमें असुरक्षित आदमी और असुरक्षित जगह को निरीक्षण करके उसको इमीडिएट, तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करता हूं। पांचवा हो गया सॉल्व द साइट प्रॉब्लम थ्रू मीटिंग। अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी प्रॉब्लम आता है उसको मीटिंग के द्वारा, मैनेजमेंट मीटिंग के द्वारा उसको सॉल्व करता हूं। आई रिस्पॉन्सिबल टू
weekly meeting with my management and committee meeting with client and prepare compliance reports of audits। मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और कमिटी मीटिंग करके क्लाइंट के साथ कमिटी मीटिंग करके उसके ऑडिट का कंप्लायंस रिपोर्ट बनाता हूं। ये हो गया 5वां। छठा हो गया 6 रिपोर्ट टू कंपनी मैनेजमेंट। अब इतना मुझे जो भी पहले मैं किया उसको कंपनी मैनेज जो भी अनसेफ एक्ट जो भी अनसेफ कंडीशन मिला उसको रिपोर्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो कंपनी मैनेजमेंट को पता रहना चाहिए। जो साइड में क्या हो रहा है, साइड में हमारा सेफ्टी ऑफिसर क्या कर रहा है, उसके लिए रिपोर्टिंग तैयार करना जरूरी है और रिपोर्टिंग हायर मैनेजमेंट तक पहुंचना जरूरी है। ये अगर रिपोर्टिंग हम लोग कर देते हैं तो समझिए आपका 90% सेफ्टी ऑफिसर का काम हो जाएगा और आप काम में सफल हो जाइएगा। जब तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अपने मन के अंदर रखते हैं, तब तक किसको पता है सेफ्टी ऑफिसर क्या कर रहा है। हर वक्त बैठा होगा। रिपोर्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। रिपोर्ट टू कंपनी मैनेजमेंट को आई इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, डेंजरस अकूरेंस and inform to the company management about its CAPA, corrective action and preventive action। अगर आप रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जितना तरह का एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, नियर मिस हो गया, घटना, दुर्घटना, निकट चूक और बड़ा दुर्घटना, उस सबको जो रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट में उसका सॉल्यूशन भी बताना जरूरी है। कापा जो मैं बोल दिया, CAPA, कापा, कापा का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसको आप करेक्टिव एक्शन क्या दे रहे हैं, उसको दुर्घटना के बाद क्या आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम लोगों का काम है सेफ्टी मैनेजमेंट को सलाह देना, असिस्टेड एंड एडवाइस टू कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी मैनेजमेंट को मुझे दुर्घटना के बाद वाली स्थिति को भी सलाह देना है। और प्रिवेंटिव एक्शन, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो ये एक्सीडेंट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो सभी घटनाओं, दुर्घटनाओं, निकट चूक और खतरनाक घटनाओं को रिपोर्ट करता हूं, हायर मैनेजमेंट को, कंपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता हूं और उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई और निवारणात्मक कार्रवाई करता हूं। ये छठा हो गया, 6। 7 हो गया मोटिवेट टू द वर्कर्स। काम करने वाले वर्कर को मोटिवेट करना, इसमें आ जाता है आई अरेंज मोटिवेशनल प्रोग्राम, सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज, पोस्टर एंड स्लोगन। मैं साइड पर वर्कर को जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मास मीटिंग करता हूं और वर्कर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दे करके
जागरूक करता हूं, जिसमें स्लोगन लिखा जाता है, स्लोगन का कंपटीशन करता हूं, नारे का, पोस्टर का, सेफ अनसेफ पिक्चर बनाएगा साइड में, स्कैफोल्डिंग का हो गया या वर्किंग का हाइट का हो गया, पिक्चर बनाएगा। और तीसरा आ जाता है क्विज पोस्टर स्लोगन। मैं श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रतियोगिता जैसे प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछकर, क्वेश्चन पूछकर, पोस्टर का कंपटीशन देखकर, जो पिक्चर बनाकर और स्लोगन नारे का कंपटीशन करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो हम लोगों का जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का इस तरह 7 है, 7 है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। फर्स्ट marks, give the training to the site workers. Second, provide work permit, PPEs and welfare facility before starting the work. 3 point, check the site equipment. 4 point, secure the site through observation. 5 point, solve the site problem through meeting. 6 point, report to company management. And 7 point, मोटिवेट टू द वर्कर्स। इतना हम लोगों को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का काम है। अब कुछ आदमी हमको ये बता रहा था, और बताता तो बहुत है, जो ये बताइए, लेकिन कल मैं अगला बार ये बताऊंगा, कोई भी काम चालू करने से पहले साइट का लीगल रिक्वायरमेंट क्या सब है, व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द साइट। साइट को चालू करने से पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या सब है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।